हेलो एवरीवन। आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में स्वागत है। आज का ये जो सेशन है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है केज एंड क्लस्टर। अगर हम लोग CSIR नेट केमिकल साइंस का सिलेबस का बात करें तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट 8 के अंतर्गत आता है। ठीक है। ये जो टॉपिक है केज एंड क्लस्टर टॉपिक, इससे हमेशा ही क्वेश्चन आते ही हैं। अगर हम CG सेट का बात करें तो CG सेट में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, और CSIR नेट का बात करें तो उसमें कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक है, वो बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है और उसको ट्रिक से ही ज़्यादातर हम एग्ज़ाम में बना सकते हैं। और उसके लिए कुछ कुछ फार्मूले हैं, तो फार्मूला को भी आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये केज और क्लस्टर टॉपिक्स है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस यूनिट से CG सेट में कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब ये टोटल 4 मार्क्स के हैं। मतलब 4 मार्क्स इसमें CG सेट में रखा हुआ है। अगर हम CSIR नेट का बात करें तो इसमें 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है। मतलब थोड़ा सा अगर आप समझ जाते हैं चीज़ों को तो इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग को आगे देखना है कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आ गया उसको हम लोग को कॉन्सेप्ट और ट्रिक को अच्छे से अगर याद रखोगे तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा इजीली आप बना सकते हैं। अब देखना ये है कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला वो है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, जिसमें आप लोग को क्लोजो, नीडो, आर्केनो, क्लेडो, हाइफो ये सभी बताना होता है। और दूसरा कि स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर बताना रहता है या टोटल इलेक्ट्रॉन बताना रहता है। ठीक है। तीसरा जो होता है स्टाइक कोर्स पूछता है। स्टाइक कोर्स मतलब जो भी बोरेन क्लस्टर होते हैं उसी के लिए स्टाइक कोर्स पूछा जाता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आइसोलोबल स्ट्रक्चर होता है। आइसोलोबल में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो भी दिया हुआ है, मतलब क्लस्टर, उसमें जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है कि नहीं है ना। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करते हैं किसमें, आइसोलोबल स्ट्रक्चर में। इसके बाद टाइप्स ऑफ बॉन्ड, उसमें जो भी क्लस्टर कंपाउंड है उसमें किस प्रकार का बॉन्ड है उसको पूछा जाता है। और छठवां पूछा जाता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी क्लस्टर कंपाउंड दिया रहेगा उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो भी टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसको आप ध्यान से देखिए, है ना। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज कैच और मेटल क्लस्टर्स, है ना, कि मेटल क्लस्टर और कैच क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम मेटल क्लस्टर के बारे में बात करेंगे। तो मेटल क्लस्टर दो या दो से अधिक धातु परमाणु का समूह होता है जो आपस में सीधे मेटल मेटल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और साथ में इसमें लिगेंड भी जुड़ा रहता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसमें दो प्रकार का लिगेंड, एक में Cl लिगेंड है, एक में CO लिगेंड है। ठीक है। अगर संरचना की बात करें तो इसमें धातु परमाणु आपस में जुड़कर रिंग और पॉलीहेड्रल या पिंजरे जैसे संरचना बनाते हैं। और इसमें जो भी बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है। इनका उपयोग की बात करें तो उनका उपयोग औद्योगिक रसायन प्रक्रिया में कैटालाइस्ट के रूप में किया जाता है। ये होते हैं क्या, मेटल क्लस्टर। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे केज या फिर केज स्ट्रक्चर। ये थ्री डी ढांचे होते हैं जो धातु क्लस्टर या परमाणुओं के आपस में कार्बनिक लिगेंड द्वारा जुड़ने से बनते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केज या पिंजरे जैसा संरचना बोलते हैं। ठीक है। इसका संरचना की बात करें तो ये खाली स्थान वाली जालीदार या पिंजरे नुमा संरचना बनाते हैं। और इनका उपयोग देखें तो इसके अंदर खाली जगह कैविटी बिल्कुल एंजाइम्स की तरह होती है, जो कि किसी को भी अपने अंदर क्या फिट करा सकती है। ठीक है। उदाहरण के लिए B4H14 है, कार्बाबोरेन है, मेटलाबोरेन है, मेटल ऑर्गेनिक केज होते हैं। इन सभी को हम लोग को इसमें पढ़ना होता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ये जो टॉपिक्स है केज एंड क्लस्टर, उसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। और जो भी टॉपिक्स पढ़ना है उससे हमेशा क्वेश्चन आया है CSIR नेट में, और
सीजी सेट में। ठीक है, तो पहला हम लोग को पढ़ना है बोरेन के बारे में। बोरेन के अंतर्गत हम लोग को 5-6 टॉपिक और करने होते हैं, जिसमें बोरेन पढ़ना है, कार्बोबोरेन पढ़ना है, हेट्रोबोरेन पढ़ना है, मेटलोबोरेन पढ़ना है, मेटलो हेट्रो कार्बोबोरेन पढ़ना है। तो ये जो सभी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, जिसमें क्लोजो, निडो, आर्केनो ये सब बताना होता है। दूसरा टोटल स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर बताना होता है। पेयर मतलब जोड़ा इलेक्ट्रॉन बताना होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उससे बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। तीसरा पूछा जाता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। ठीक है। चौथा पूछा जाता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। और पांचवा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टाइक कोड्स। तो जो स्टाइक्स कोड होता है वो केवल बोरेन के लिए ही पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जियोमेट्री स्ट्रक्चर की, जो भी क्लस्टर कंपाउंड है वो उसका जियोमेट्री किस टाइप से होगा। ठीक। इसके बाद दूसरा टॉपिक का बात करें तो उसमें हम लोग को पढ़ना होता है मेटल कार्बोनिल क्लस्टर। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछता है उसमें पहला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, मतलब इसमें भी क्लोजोनिडो आप लोगों को बताना होगा। दूसरा जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर बताना होगा। तीसरा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना होगा। ठीक है, कि जो भी क्लस्टर कंपाउंड है उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होता है। फिर तीसरा टॉपिक में हम बात करते हैं जिंटल सायन। जिंटल सायंस को नेकेड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, नेकेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इससे भी एक दो क्वेश्चन पूछता ही है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। तो अगर इसमें बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, जिसमें क्लोजो, निडो, आर्केनो ही बताना होता है। इसके बाद दूसरा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछता है। तीसरा जियोमेट्री के बारे में पूछता है। इसके बाद चौथा टॉपिक का बात करें तो चौथा टॉपिक में आइसोलोबल एनालॉगी या फिर आइसोलोबल स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं वो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होते हैं, ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होते हैं, बोरेन फ्रेमवर्क होते हैं, और एक और होता है वो इनऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होता है, इनऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये सारे को मिला के आइसोलोबल स्ट्रक्चर पूछा जाता है। आइसोलोबल का मतलब होता है कि हम इसमें ऑर्बिटल को सेम सेम देखते हैं या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सेम सेम देखते हैं। अगर सेम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैच करता है तो हम बताते हैं कि ये आइसोलोबल है, और आइसोलोबल के लिए हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें बताते हैं कि इधर का जो भी रहेगा कंपाउंड, इधर का जो भी वो सेम है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग को कवर करना है इस टॉपिक के अंतर्गत, मतलब इस यूनिट के अंतर्गत। आप अगर यदि आप सारे टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं, इसमें जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी फार्मूला है, अच्छे से अगर बना लेते हैं, तो आप लोग जो भी क्वेश्चन आता है 2 से 3 क्वेश्चन उसको आप इजीली राइट कर सकते हैं। और 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर 3 क्वेश्चन आ गए तो ये 6 मार्क्स हो जाते हैं, और 2 क्वेश्चन आ गए तो 2 क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, है ना। तो 4 मार्क्स के लिए आप लोगों को इतना ही टॉपिक पढ़ना है, इतना ही में आप लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को समझ में आ रहा है। तो आगे हम देखेंगे बोरेन के बारे में। ठीक है, तो ये जो बोरेन होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक प्रकार का यौगिक है, या समूह बोलेंगे, जो बोरोन और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इनका जो सामान्य सूत्र होता है बी एक्स और एच वाई होता है, और ये बहुत ही अस्थिर और इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक होते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं डाइबोरेन, टेट्राबोरेन, पेंटाबोरेन, हेक्साबोरेन, हेप्टाबोरेन, ऑक्टाबोरेन, डेकाबोरेन। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, बोरेन होते हैं। और यही जो बोरेन होते हैं इन्हीं का स्टाइक कोड भी पूछा जाता है ना। स्टाइक कोड बोरेन के लिए भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि जो बोरेन होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन पूछे जाते हैं वो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हम कैसे आंसर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को पढ़ना होगा IUPAC नोमेनक्लेचर, जो कि वाट्स पॉलीहेड्रल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिससे शॉर्टकट में हम लोग PSEPT थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और इस रूल को वाट्स नियम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो भी नियम है इन्होंने, जो वाट्स वैज्ञानिक है उन्होंने इसलिए ये नियम बताया था, इसलिए उनके नाम के अनुसार ही इसे हम
वाट्स रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वाट्स रूल में हम लोग किसका किसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो बोरेन का देखेंगे, कार्बाबोरेन का देखेंगे, हेट्रोबोरेन का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोई भी बोरेन का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग जैसे आप लोगों को बताया कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उसको आप लोगों को फॉलो करना होगा। तो पहला रूल है आप लोगों के पास, रूल्स फॉर स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ बोरेन एंड पॉलीहेड्रल बोरेन। जो भी बोरेन हम लोग के पास होता है उसके लिए ये फार्मूला है, और इस फार्मूला के आधार पर आप लोग बोरेन का स्ट्रक्चर बता सकते हैं, क्लोजो, निडो, आर्केनो, और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो सारा रूल्स को मैं एक ही टेबल में बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को अलग से पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बोरोन हाइलाइट का, मतलब बोरोन हाइड्राइड का। तो आप लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ बोरोन हाइड्राइड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर BnHn का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पर BnHn लिखा हुआ है ना, मतलब जितनी संख्या में B होगा उतना ही संख्या में H होगा, और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 माइनस होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजो कहते हैं। ठीक है, वैसे ही BnHn को बराबर करेंगे, और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो रहा है, मतलब -4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, निडो बोलेंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है तो आर्केनो, 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है तो हाइफो, और 10 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है तो क्लेडो स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा ज्ञात करते हैं नंबर ऑफ स्केलेटल इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा ज्ञात करते हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब यहाँ पर हम लोग को देखना रहता है जोड़ा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि जो भी क्लस्टर कंपाउंड है उसमें जोड़ा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। मान लीजिए आप लोगों के पास सुपर क्लोजो का कोई एग्जांपल है, तो उसके लिए आप n-1 लिखेंगे। इस सूत्र के द्वारा आप इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल सकते हैं। अगर हाइपर क्लोजो है तो n, और क्लोजो है तो n+2 को फॉलो करेंगे, नीडो है तो n+2 को, और आर्केनो है तो n+3 को, और हाइफो है तो n+4 को, और क्लेडो है तो n+5 रूल को आप अप्लाई करके टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल्स बताएंगे, जिससे आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों के सामने एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे मैं बताया कि यहाँ पर हम लोग BnHn ले रहे हैं, तो दोनों की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और अगर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन -2 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजो कहते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि B की संख्या भी 6 है, और H की संख्या भी 6 है, और -2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजो स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो क्लोजो आता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं n+1। तो यहाँ पर n की संख्या मतलब B की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। तो B की संख्या कितना है, 6, और उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाता है, 7। और टोटल स्केलेटन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसको हम लोग क्या जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाता है, 14। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन काउंट करें, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए सारे को हम लोग जोड़ेंगे। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाता है 22। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को जो भी बोरेन होते हैं, पॉलीहेड्रल बोरेन होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन, और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, आप लोगों को इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर इस टेबल को याद कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि B4H6 है, और 2 माइनस हम लोग को दिया है। तो इसको क्या करना है, जब इस तरह के प्रश्न हम लोग के पास आते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। लिखने के बाद फिर जितना B रहता है उतना ही H को भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा B4H4। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इधर कितना है, H की संख्या 6 है, और इधर हम लोग 4 लिखे हैं, मतलब 4 से 6 कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, और पहले से 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास थे, इसलिए 2 और जाके जुड़ गए, तो B4H4 4 माइनस हो गया। तो 4 माइनस हो गया, तो ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, तो
इस रूल को फॉलो कर रहा है, BnHn-4 रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीडो स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ने बताया है कि जो हाइड्रोजन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते थे कि पहले हम लोग के पास 6 था, लेकिन यहाँ पर 4 हो गया है, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन ज़्यादा थे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, जिसको हम लोग यहाँ पर काउंट करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल तरीका स्ट्रक्चर ज्ञात करने का। इसके बाद अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें, तो ये तो पहला आपका हो गया, किसके लिए था, स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, दूसरा हम लोग को ज्ञात करना है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। दूसरा हम लोग को ज्ञात करना है स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर का। ठीक है, तो नीडो के लिए हम लोग के पास क्या फार्मूला है, तो नीडो के लिए फार्मूला है n+2। तो n+2, n मतलब बोरोन की संख्या, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें बोरोन की संख्या कितना है, 2 है, नहीं बोरोन की संख्या कितना है, 4 है, और बोरोन की संख्या 4 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे Bn और +2, है ना। तो B की संख्या कितना है, 4 है, और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग के पास मिल गया। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, तीसरा हम लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके लिए, तो B4H6 2- के लिए। तो इसको हम लोग सारा इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। ठीक है, तो बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3, तो 4 बोरोन है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हो जाएगा आपका 4 × 3 +6 +2, क्योंकि -2 भी हम लोग को जोड़ना है, तो 4 × 12 और 12 और 6 18 हो गया, और 18 और 2 को जोड़ देते हैं तो टोटल हो जाता है 20 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। कितना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो 20 है। तो इस तरह से हम लोग ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे का प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा, और जो क्वेश्चन में डाउट होता है उसको कमेंट्स में हम लोग को बताइएगा, ताकि आपके क्लियर जो भी डाउट्स रहेगा क्लियर कर सकें, है ना। क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, है ना, और बहुत ही इजी है। अगर इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लेते हो तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे आसानी से आप बना सकते हो। ठीक, अगर अब हम लोग अगला बात करते हैं हेट्रोबोरेन का। ठीक है, तो हेट्रोबोरेन में हम लोग अलग अलग टाइप से बोरेन पढ़ते हैं। अगर मान लो उसमें कार्बन वाला कोई ग्रुप है, मतलब कार्बन प्रेजेंट है, तो उसको कार्बाबोरेन कहते हैं, है ना। तो हेट्रोबोरेन के अंतर्गत ही उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं जो भी रूल्स है उसको एक टेबल में इंक्लूड कर दिया हूँ, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो हम इसमें बात कर रहे हैं पी ब्लॉक के एटम्स के बारे में, पी ब्लॉक के एटम के बारे में, जिसे हम लोग मेन ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ग्रुप 13 का है आवाज सारणी में, तो उसके लिए हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 लिखते हैं, 14 है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 लिखते हैं, 15 है तो 5, 16 है तो 6, 17 है तो 7। तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये जितने भी क्लस्टर कंपाउंड पढ़ रहे हैं सारे में ये काम आते हैं। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कि हम लोग के पास बोरोन और हाइड्रोजन, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, बोरोन हाइड्रोजन के अलावा कोई अगला मतलब दूसरा एटम प्रेजेंट होता है, जैसे कि एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन प्रेजेंट है, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, इसमें सल्फर प्रेजेंट है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें सिलिकॉन है। मतलब जो बोरेन होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते थे, जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ा है इससे पहले, उसके अलावा कुछ और प्रेजेंट रहता है तो उसको हेट्रोबोरेन कहते हैं। अगर कार्बन प्रेजेंट है तो उसको कार्बोबोरेन कहते हैं।
ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि बोरोन हाइड्रोजन के अलावा मान लीजिए कि एल्युमिनियम प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। तो एक एल्युमिनियम किसके बराबर होगा, एक बी के बराबर होगा। एक बी के बराबर क्यों होगा, क्योंकि बोरोन का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, ठीक है। अगर उसमें कोई कार्बन प्रेजेंट है तो एक कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 4, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम बी से रिप्लेस करते हैं, बी एस से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक बोरोन का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है और एक एच का 1 होता है, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसलिए एक कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं बी एच, ठीक है। वैसे ही हम लोग एक नाइट्रोजन, मतलब इस पूरे ग्रुप के लिए हम लोग लिखेंगे बी एच टू। बी एच टू क्यों लिखेंगे, क्योंकि बोरोन का 3 होता है और एच का 2 होता है, तो दोनों को मिला के टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और इसमें जो भी ग्रुप में जो भी एटम्स हैं सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 होगा। उसी प्रकार से अगर कोई 16 ग्रुप से है इसमें, तो उसके लिए हम बी एच थ्री लिखते हैं, एक के लिए बी एच थ्री लिखते हैं। अगर एक से ज़्यादा है तो उस संख्या के आधार पर उसको लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर 17 ग्रुप का कोई प्रेजेंट है तो उसके लिए बी एच फोर लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम लोग के पास एग्जाम्पल है P B3H6, ठीक है। तो सबसे पहले परीक्षा में जो भी एग्जाम्पल दिया रहता है उसको ध्यान से देखना है कि क्या एग्जाम्पल दिया है, और इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 में क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको निकालना है, जो बोरोन के अलावा कोई और एटम प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर कौन सा प्रेजेंट है, फास्फोरस प्रेजेंट है। तो फास्फोरस का हम लोग देखते हैं कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। तो 5 को बी एच से रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम लोग 5 के लिए क्या लिखते हैं, BH2 लिखते हैं, ठीक है। मतलब एक फास्फोरस के बराबर कितना होता है, BH2 होता है। मतलब P बराबर आपका हो गया BH2 हो गया, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप में क्या करते हैं कि जो BH2 हम लोग को मिला है P के बराबर, उसको B3H3 से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में B3 दिया है, H6 दिया है, तो हम लोग के पास P के वैल्यू कितना है, BH2। तो एक B को जोड़ देंगे तो B4 हो जाएगा, और 2H को जोड़ देंगे तो यहाँ 6 था तो कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को टोटली क्या मिल गया है, बोरेन मिल गया है। अब इस बोरेन का क्या करेंगे, हम फिर से उस रूल को फॉलो करेंगे जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है ना, इक्वली रूल को, ठीक। तो इक्वली रूल में हम लोग क्या करते हैं कि जितना बी का संख्या हम लोग को मिला है उतना ही एच की संख्या को लिखते हैं, और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को माइनस के रूप में घात में लिखते हैं। तो हम लोगों ने पाया कि B4H4 -4 आ रहा है, मतलब ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, BnHn -4 रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, नीडो होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, उसको भी वही रूल से निकाल सकते हैं जो हम लोगों ने पहले बता रखा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से आप लोग इसको बार बार बनाइए, प्रैक्टिस करिए, है ना, और इस टेबल को याद करने का कोशिश करिए, क्योंकि ये टेबल याद रहेगा तभी ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन पाएंगे। और सारे क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है, क्योंकि परीक्षा में किसी को भी पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है मेटलो कार्बोबोरेन या मेटलो हेट्रोबोरेन। तो ये भी इजी ही है, बहुत कठिन नहीं है। इसको भी मैंने एक टेबल के रूप में सारे रूल्स को इंक्लूड कर दिया है ना, क्योंकि एक ही टेबल में आप आसानी से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मेटलो बोरेन या मेटलो कार्बोबोरेन उसको बोलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, BX और HY पढ़ा, है ना, मतलब जिसमें केवल बोरोन और हाइड्रोजन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरोन कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने हेट्रोबोरेन पढ़ा। हेट्रोबोरेन में B और H के अलावा कोई दूसरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोबोरेन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि बोरोन के अलावा कोई मेटल कॉम्प्लेक्स है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बोरोन के अलावा मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ में एक कार्बन भी है, मतलब हेट्रोबोरेन है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं उसका हम लोग स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन कैसे बता सकते हैं। तो इसके लिए भी सिंपल रूल्स होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग के पास ये मेटल कॉम्प्लेक्स है MnCO3, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले जो भी मेटल कंपाउंड दिया रहेगा उसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है।
तो हम लोग इसमें निकालते हैं कि Mn का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, और एक CO जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, क्योंकि CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना, जो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका संख्या 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन, और दोनों को हम काउंट कर देते हैं तो टोटल 13 इलेक्ट्रॉन हम लोग को मिल जाता है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मेन ग्रुप्स होते हैं, मेन ग्रुप्स है ना, इससे क्या करते हैं हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर 13 हम लोग के पास आया है तो वो 13 ग्रुप के जैसा व्यवहार करेगा, मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3 होगा, और उसे हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं तो एक बी लिखेंगे। किसके लिए, कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स हम लोग के पास दिया रहेगा और उसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 13 आ जाता है, तो उसको हम लोग बी से रिप्लेस करेंगे। बहुत ईजी है ना, बस आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे ही दूसरा में हम लोग देखते हैं कि मान लो हम लोग के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 आ जाता है, तो 14 आता है तो किसके जैसा रहेगा, 14 ग्रुप के जैसा रहेगा। ठीक है, मतलब वो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इससे वो क्या करेगा, रिलेट करेगा, है ना, और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4 होगा, और उसे हम किससे रिप्लेस करेंगे तो BH से रिप्लेस करेंगे। मतलब एक COCP बराबर क्या होगा, BH होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाता है, ये 15 आ जाता है, तो उसको हम लोग BH2 से रिप्लेस करते हैं। बस आप लोगों को जो पहला टेबल हम लोगों ने पढ़ा है उससे थोड़ा सा अलग है, इसमें ये मेटल कॉम्प्लेक्स जुड़ा है ना, तो मेटल कॉम्प्लेक्स भी हम लोग को बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा अगर आप उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो। ठीक है, तो अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 15 आता है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हम लोग काउंट करेंगे, 5 काउंट करेंगे। ठीक है, 5 काउंट करेंगे मतलब 15 ग्रुप जैसा होगा, और उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, BH2 लिखेंगे, मतलब एक COC, एक कोबाल्ट ट्राई कार्बोनिल बराबर क्या होगा, BH2 होगा। ठीक है, वैसे ही अगर किसी का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 हो जाता है तो उसको BH3 से हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, बहुत कठिन नहीं है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल्स हम लोग के पास ये दिया है पहला नंबर को। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 देखेंगे। स्टेप वन में क्या करना है हम लोगों को कि जो भी मेटल कॉम्प्लेक्स दिया है उसका हम लोग को पहले निकालना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हम लोग लिखेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ MnCO3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें 2 प्रकार है। एक सेंट्रल मेटल है जो कि M है, Mn मैग्नीज, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है 7। उसी प्रकार से CO दिया है दूसरा चीज़, तो ये 3 की संख्या में दिया है, तो इसको हम लोग 2 गुणा 3 कर देंगे तो हम लोग को मिल जाता है 6। ठीक है, तो हम लोग 7 प्लस 6 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। मतलब ये इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मिल गया हम लोग को, 13 मिल गया। ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मिल गया 13। मतलब इसे हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं तो एक बोरोन से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब एक MnCO3 किसके इक्वल होगा तो एक B के इक्वल होगा। ठीक है, ये हम लोग पहला स्टेप में करते हैं। फिर दूसरा स्टेप में क्या करते हैं कि सारा को लिखेंगे, तो हम लोग के पास है स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, बी स्टेप 2 में लिखेंगे इसको हम लोग जो हम लोग के पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है हम लोग के पास B3H8 और MnCO बराबर क्या हो जाता है, एक B हो जाता है। ठीक है, एक ही B है तो इसको B के साथ जोड़ेंगे, अगर हाइड्रोजन रहता है तो हाइड्रोजन के साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग के पास हो जाता है B4H8 हो गया। अब देखो हम लोग को क्या मिल गया, बोरेन मिल गया। अब फिर से हम लोग उसी रूल को फॉलो करेंगे जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, तो लिखेंगे BnHn मतलब B4H4
और एच कितना ज़्यादा है, मतलब 4 से, तो 4 ज़्यादा है इसलिए हम लोग लिखेंगे -4। मतलब ये किसके इक्वल हो गया, बी एन एच एन -4 के इक्वल हो गया। मतलब इसको हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर मानेंगे, तो इसको हम लोग मानेंगे नीडो। ठीक है, नीडो स्ट्रक्चर है क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है, B4H4 -4, मतलब इस रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें जो भी एग्जाम्पल दिए हैं सारे एग्जाम्पल्स को बनाने का कोशिश करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है याद करने के लिए, तो ये टेबल को याद रखना है। ठीक है, तो ये भी मेटल क्लस्टर जो मेटल कंपाउंड दिया है इसका पहले आप क्या करिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, फिर उससे जो भी इलेक्ट्रॉन आपको मिलता है उस ग्रुप से उसको कंपेयर करिए और उसको रिप्लेस करिए किससे, बोरोन से। ठीक है, तो आपको टोटली बोरेन मिल जाएगा और वहाँ से आप आसानी से इसका संरचना बता सकते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टाइक्स कोड का। तो स्टाइक्स कोड जैसे कि आपको बताया कि इसको बोरोन क्लस्टर के लिए हम बताते हैं, मतलब जिसमें केवल बोरोन हो और हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए, ऐसे क्लस्टर के लिए हम लोग क्या बताते हैं, स्टाइक्स कोड बताते हैं। तो जो स्टाइक्स कोड होता है ये बोरेन में विभिन्न प्रकार के रासायनिक बंधों की संख्या और उनकी संरचना को दर्शाने वाले कोड को हम स्टाइक कोड कहते हैं। इसे सर्वप्रथम विलियम्स लिप्सकॉम्ब ने विकसित किया था। इस कोड में प्रत्येक अक्षर एक विशिष्ट बंध को दर्शाता है। ठीक है, तो जैसे कि यस है, तो यस किसको प्रदर्शित करेगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करेगा और उसमें बी एच, जो भी बी एच और बी ब्रिज है उसको बताएगा कि वो कितना है। ठीक है, और टी प्रदर्शित करता है, ये भी प्रदर्शित करता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन को, तो ये बताता है बी बी बॉन्ड की संख्या कितना है। वाई बताता है नंबर ऑफ, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये बी बी बॉन्ड को बताता है कि कितना बॉन्ड बी बी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्स का। तो एक्स हम लोग को बताता है कि इसमें बी एच ग्रुप की संख्या कितना है। ठीक है, बी एच के ग्रुप की संख्या कितना है। तो फिर हम देखेंगे कि ये जो स्टाइक कोड है इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला 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 ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्टाइक कोड नंबर कितना होता है, किसी भी जो भी एग्जाम्पल दिया रहेगा उसका, है ना। इसके बाद दूसरा आपसे पूछेगा कि इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो आप लोगों को यस और टी का वैल्यू को यहाँ पर बताना है। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो वाई में जितने नंबर मिले रहेंगे उसको आपको बताना है ना। और डी नंबर हमें आपसे पूछ सकता है कि बी 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 बॉन्ड कितना है, तो आप लोग को केवल एक्स को बताना है। ठीक, इसके बाद आपसे चौथा अगला प्रश्न पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड के लिए आप इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला है 3 इंटू बी एन प्लस एच एन बाई 2। मतलब जितना भी हम लोग के पास बोरोन रहेगा, जितना हम लोग के पास हाइड्रोजन रहेगा, उसको जोड़ने के बाद हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों को उसका संरचना मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों के पास कुछ रूल्स हैं। अगर इस रूल्स को आप याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए 2 रूल है, एक ट्रिक 1 है और एक ट्रिक 2 है या रूल 2 है। तो ट्रिक 1 में हम लोग देखते हैं कि मान लो कि हम लोग के पास कोई नीडो बोरेन है। ठीक है, कोई नीडो बोरेन है, तो उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो नीडो बोरेन के लिए एस का वैल्यू 4 ही होता है, चाहे कोई भी हो उसका वैल्यू कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं टी का, तो टी का हम लोग 4 माइनस एन लिखते हैं, मतलब एन बराबर बोरोन की संख्या होता है। वाई का वैल्यू 2 ही रहेगा, एक्स का वैल्यू 0 रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्लस्टर दिया हुआ है बोरेन क्लस्टर और उसका संरचना नीडो आ रहा है, तो इस फॉर्मूला से, इस ट्रिक से उसको आप सेकेंडों में आंसर बता सकते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए आपके पास आर्केनो बोरेन है, तो आर्केनो बोरेन के लिए भी एक ट्रिक्स है, एकदम सिंपल तरीका है आसानी से निकालने के लिए। तो उसके लिए यस का वैल्यू 3 हो जाता है, टी का वैल्यू 3 माइनस एन हो जाता है, वाई का वैल्यू 0 हो जाता है और एक्स का वैल्यू 3 हो जाता है। ठीक है, तो दोनों आपको आप अच्छे से याद कर लीजिए, है ना, क्योंकि आप लोगों के पास अगर
सबसे पहले आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं कि ये बोरोन निडो है कि आर्केनो है, तो यहाँ से आप आसानी से उसका संरचना बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ अपवाद भी है। तो ये जो रूल्स होता है उसको B2H6 मतलब जो डाइबोरेन होता है इसको फॉलो नहीं करता है, इसलिए डाइबोरेन का जो भी स्ट्राइक कोड होता है 2002 होता है, मतलब 2002। और ये क्वेश्चन सेट में आ चुका है, नेट में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, उसी प्रकार से एक अपवाद आर्केनोबोरेन के लिए भी है कि जो B4H10 होता है ये भी इस रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसका स्ट्राइक कोड होता है 4012, है ना, कि एस का वैल्यू कितना हो जाता है 4, टी का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 1 और एक्स का वैल्यू 2। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं ट्रिक्स 2, ये सभी के लिए अप्लाई होता है ना। तो इसमें क्या है कि हम लोग को 3 स्टेप का फॉलो करना होता है। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप 1 में हम लोग को बताना रहता है कि जो B है और H है, मतलब जो B की संख्या दिया है, H की संख्या दिया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम लोग घटाने के बाद फिर हम लोग को 2 वैल्यू मिल जाता है, S का वैल्यू और X का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये स्टेप 2 आते हैं हम लोग। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करना रहता है, तो इसमें हम लोग को T का वैल्यू ज्ञात करना रहता है। तो T का वैल्यू के लिए हम लोग लिखते हैं कि जो पहले हम लोग को S को मिला हुआ होता है उसको Bn से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हम लोग को T का वैल्यू मिल जाता है। स्टेप 3 में हम लोग Y का वैल्यू निकालते हैं। तो Y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितना वैल्यू हम लोग के पास मिल चुका रहता है, यस का, टी का, एक्स का, सब सारे को हम लोग जोड़ते हैं, और जो BN HN होता है उसको भी जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं, और जो भी वैल्यू मिलता है उसको हम लोग इक्वल करके पक्षांतर करके माइनस कर देते हैं, तो हम लोग को Y का वैल्यू यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप लोगों के पास 2 ठो एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है B5H9 B5H9। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है कि ये कैसा बोरेन है, मतलब क्लोजो है, निडो है, आर्केनो है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 है, मतलब 5 से 4 अधिक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे B5H5 4 माइनस, मतलब ये क्या होता है, निडो होता है। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, निडो स्ट्रक्चर होता है। तो निडो होता है, तो इसके लिए हम लोग स्ट्राइक कोड इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यस, टी, वाई और एक्स। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। अगर निडो आ रहा है तो यस बराबर 4 ही होगा, और टी का वैल्यू क्या होगा, 4 माइनस एन होगा, और वाई का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, और एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एस का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद हम लोग निकालेंगे किसका, टी का वैल्यू निकालेंगे। तो टी का वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं कि 4 से हम लोग क्या करते हैं, घटा देंगे। तो 4 में हम लोग 5 को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, हम लोग को 1 मिल जाएगा। मतलब B5H9 का स्ट्राइक कोड कितना हो जाता है, 4120 हो जाता है। ठीक है, तो इससे आप देखिए बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में आप लोगों ने बता दिया। इसके बाद दूसरा जो हम लोग के पास फॉर्मूला है उसे हम लोग चेक करते हैं, किसको, B4H10 को इसमें क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास 3 स्टेप है। तो स्टेप वन में क्या करना है कि हम लोग को घटाना है, बी की संख्या को एच की संख्या से घटा देंगे। तो हम बी की संख्या कितना है, यहाँ पर 4 है, एच की संख्या कितना है, 10 है, तो दोनों को घटा दिए तो कितना मिल गया, 6। और ये जो 6 मिला है इसको हम लोग क्या करते हैं, यस और एक्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक्स का वैल्यू और टी का वैल्यू लिख देते हैं। तो यस का वैल्यू को और एक्स का, यस और एक्स का वैल्यू के लिए हम लोग क्या करना है कि 6 को इक्वल इक्वल में बांटते हैं, मतलब इवन नंबर में इसको तोड़ते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 4 और इसके लिए लिखेंगे 2। ठीक है, तो हम लोग को किसका वैल्यू मिल गया, यस और एक्स का वैल्यू मिल गया, किसमें, स्टेप 1 में। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग को किसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो टी का वैल्यू ज्ञात करना है।
ठीक है, तो टी का वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो भी एस का वैल्यू होता है बी से हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एस का वैल्यू कितना मिला है 4 और बी का वैल्यू भी 4 है, तो 4 माइनस 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, मतलब टी का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को 0। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टेप 3 का। तो स्टेप 3 में हम लोग को वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो वाई को वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला है एस टी वाई एस टी एक्स को हम लोग सारे को जोड़ देंगे। तो अगर सारे को जोड़ते हैं तो एस का वैल्यू कितना होता है 4 होता है। तो हम लोग लिखेंगे 4 प्लस टी का वैल्यू कितना मिला है तो 0 मिला है, तो यहाँ पर 0 प्लस एक्स का वैल्यू कितना मिला है तो 2। इसके बाद बराबर बी का वैल्यू कितना है 4 है, एच का वैल्यू कितना है 10 है, तो लिखेंगे 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो सारा को जोड़ेंगे तो हम लोग को 6 मिल जाएगा, बराबर इधर कितना मिल जाएगा 6 4 10 और 10 और 4 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7। तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसको पक्षांतर कर देंगे तो 6 7 माइनस 6 हो जाएगा, मतलब इसको घटा देंगे तो कितना वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को 1, मतलब वाई का वैल्यू कितना मिल गया 1। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि जो B4S10 का जो स्टैक्स कोड है क्या मिला हम लोगों को 4 और टी का वैल्यू कितना मिला है 0 और वाई का वैल्यू कितना मिला है 1 और एक्स का वैल्यू कितना मिला है 2। तो हम लोग को क्या मिल गया B4S10 का स्ट्राइक कोस्ट 4012 मिल गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप अच्छे से समझिए, याद करिए, बहुत ही सिंपल है। अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो आसानी से बना सकते हैं, अगर स्ट्राइक कोड आपसे पूछ रहा है तो। ठीक है, अगर आप ये नीडो और आर्केनो वाला को भी याद रख लेते हैं तो इसको चुटकी में बना सकते हैं। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है कि इसमें 2 ही ऐसा बोरेन है जो इसके लिए क्या है अपवाद के लिए काम करता है। और ये जो ट्रिक 2 है ये सभी के लिए काम करेगा, क्लोजो के लिए काम करेगा, नीडो के लिए, आर्केनो के लिए, क्लेडो के लिए, सभी के लिए। लेकिन जो ट्रिक 1 है केवल नीडो और आर्केनो के लिए ही काम करेगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेटल कार्बोनिल क्लस्टर का। तो मेटल कार्बोनिल क्लस्टर में हम लोग के पास बोरोन नहीं होता है, बोरोन रहता है तो उसको मेटलोबोरेन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिखा है उसमें केवल मेटल कार्बोनिल है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और प्रेजेंट होता है कार्बन, है ना। तो कार्बन प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर कार्बन का केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा। तो अगर 14n+2 के बराबर होगा तो उसको क्लोजो कहते हैं। 14n+4 के बराबर होगा तो नीडो, 14n+6 के बराबर होगा तो आर्केनो, और 14n+8 के बराबर होगा तो हाइपो स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो जहाँ n बराबर क्या है देख रहे हैं नंबर ऑफ ट्रांजिशन मतलब जो भी एग्जाम्पल हम लोग के पास दिया रहेगा उसमें ट्रांजिशन मेटल का नंबर्स कितना है। जैसे कि यहाँ पर देखो कोबाल्ट में कितना दिया है 4, तो यहाँ पर n बराबर हम लोग लिखेंगे 4। ठीक है, यहाँ पर OS बराबर कितना दिया है 5, तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हम निकाल सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो पहला स्टेप है कि हम लोग को जो भी क्लस्टर दिया गया है उसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप लोगों को ट्रांजिशन मेटल का भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है याद रखना है, तभी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम आप लोग को अभी बता देंगे तो वहाँ से आप लोग को ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के पास जो कोबाल्ट होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 होता है और उसकी संख्या 4 है, इसलिए 9 × 4 कर देते हैं तो 36 हम लोग को मिल जाता है। और कार्बोनिल जो कि 12 की संख्या में दिया है तो एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए 12 इंटू मतलब 2 × 12, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 24 आ गया। और दोनों को हम जोड़ देते हैं तो टोटल हम लोग को मिल जाता है 14। ठीक है, तो जहाँ पर जैसे कि हम लोग को पता है स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं n बराबर 4 करते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला है तो 14 गुणे n कर देंगे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे 40n। ठीक है, तो 40n मतलब 14 का गुणा कर देंगे n की संख्या से। तो यहाँ पर लिखे हैं 14 गुणे 4 मतलब 14 गुणे 4,
तो हम लोग को मिल जाता है 14 चौके 56, 56 में हम लोग को जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको घटा देते हैं तो 4 हो जाता है। मतलब 56 में हम लोग 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है, तो 14n+4 को रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि 14 चौको 56 होता है, उसमें 4 ऐड कर देते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है, 60 के इक्वल हो जाता है। मतलब ये किसका है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नीडो बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर 2 प्लस करते तो उसको क्लोजो बोलते, अगर 6 प्लस करते तो आर्केनो कहते। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है। इसको इस फार्मूला से आप इस टेबल को आप अच्छे से याद रखिए, जो भी फार्मूला इसमें दिया हुआ है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप लोगों के पास क्या दिया है, स्केडियम दिया हुआ है। ठीक है, स्केडियम दिया हुआ है, तो स्केडियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3 होता है। टाइटेनियम का अगर स्केडियम है तो स्केडियम का नीचे का भी पूरा आएगा, ऊपर से नीचे आएंगे, है ना। तो स्केडियम फैमिली का 3 होगा, टाइटेनियम का 4 होगा, वेडिडियम का 5 होगा, क्रोमियम का 6 होगा, और क्रोमियम के बाद मैग्नीज का 7 होगा, आयरन का 8 होगा, और कोबाल्ट का 9 होगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कोबाल्ट का कितना है, 9। निकिल का 10 होगा, और कॉपर का 11 होगा। और अगर जिंक फैमिली का कोई दिया है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ये सभी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस सीरीज को आप अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से अगर याद हो जाता है तो आप लोगों को यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि लिगेंड भी अलग अलग रहता है मेटल कार्बोनिल के साथ में, तो उसका हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। ठीक है, तो उसको भी आप लोग को बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए आप लोगों को लिगेंड के रूप में CO दिया है पहला, है ना, CO। तो इसके लिए हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर PPH3 है तो PPH3 के लिए भी 2 लिखते हैं। तीसरा मान लीजिए कि CP दिया हुआ है तो CP के लिए 5 लिखते हैं। CP क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइनिल होता है जो 5 कार्बन से जुड़ा रहता है। इसके बाद चौथा नंबर में ये दिया हुआ है जैसे कि POMe, है ना, कितना दिया है, 3 दिया है। तो इसके लिए भी हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा और भी कुछ देता है तो अभी हम लोग जब ऑर्गेनोमेटालिक पढ़ेंगे, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, तो उसमें लिगेंड के बारे में जब पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो उसमें सारे लिगेंड का दिया है कि कौन सा लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, फिर भी आप अभी के लिए इतना को याद रख लीजिए, इतना काफ़ी है। ठीक, ये तो हो गया हम लोग किसको पढ़ लिए, मेटल कार्बन क्लस्टर के लिए क्लोजोनिडो स्ट्रक्चर ज्ञात करना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जिंटल आयंस के लिए। तो जिंटल आयंस क्या होते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछता है ना, क्योंकि इसे हम लोग सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं BSc MSc में, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने का संभावना रहता है। ठीक है, तो जिंटल आयंस क्या होते हैं, ये पी ब्लॉक के होमोपोलिएटॉमिक आयन से मोलिकुल होते हैं या क्लस्टर कंपाउंड होते हैं, जिन्हें जिंटल्स आयन या फिर नेकेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इससे क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है आपसे, पहला प्रश्न पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन मतलब क्लोजोनिडो आर्केनो हाइपो क्या है। दूसरा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स के रूप में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो भी एटम प्रेजेंट है वो होमो है, मतलब केवल एक एटम से बने हुए मॉलिक्यूल है ना। तो इसके लिए भी हम लोग एक रूल को फॉलो करते हैं। अगर इस रूल को आप याद कर लेते हैं तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप बहुत ही इजीली क्लोजोनिडो संरचना बता सकते हैं। तो ये भी रूल ट्रांजिशन मेटल रूल के जैसे ही है। ट्रांजिशन मेटल के लिए हम लोग 14n+ लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, 4n+ लिख रहे हैं। ठीक है, अगर 4n+2 आता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए क्लोजो, 4 आता है तो नीडो,
6 आता है तो अरेकेनो, 8 आता है तो हाइपो। ठीक है, तो एन क्या है, नंबर ऑफ एटम को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, अगर इसमें प्लस दिया है तो प्लस को घटा देते हैं और माइनस दिया है तो जोड़ देते हैं। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल हम लोग के पास है GE9 2 माइनस, है ना। तो हम लोग भी इसमें स्टेप बाई इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप 1 में हम लोग को कैलकुलेट करना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि जो जर्मेनियम है ये किस ग्रुप का है और उस ग्रुप का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। तो इसके लिए मैं पहले आप लोगों को शुरू में ही जब बोरेन पढ़ा रहा था तो वहाँ पर बता चुका हूँ कि जो जर्मेनियम होता है वो कार्बन फैमिली का होता है, उसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4। तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया रहता है उसके नंबर ऑफ एटम से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर -2 दिया इसलिए यहाँ पर +2 लिखा हुआ है। तो 9 × 4 + 2 तो कितना आ गया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 38। 38 आ गया। अब 38 को क्या करेंगे कि स्टेप 2 में हम लोग जाएंगे। स्टेप 2 में हम लोग के पास है n बराबर 9 है। तो हम लोग इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करें, n का मान 9 लेंगे तो 4 × 9 कर देंगे। तो 9 × 4 कितना हो जाता है 36 हो जाता है। और 36 में कितना जोड़ें कि कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 38 को 36 से माइनस भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसमें, तो 4n + 2 अप्लाई हो रहा है क्योंकि 4 × 9 + 2 कितना हो जाता है 36 हो जाता है। और ये जो 36 है ये 36 हो गया, इसमें 2 ऐड कर दिए तो 38 हो गया। और 38 बराबर 38 आ गया जो कि क्या है, ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से हम लोग अगर 4n + 2 को लिखते हैं तो हम लोग के लिए नीडो हो जाएगा। 4n + 6 होता है तो उसके लिए अरेकेनो स्ट्रक्चर लिखते हैं, है ना। तो जितने भी एग्जाम्पल्स है सभी को आप लोग बना के देखिएगा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, और सेट में तो एक क्वेश्चन पूछता ही है जिंटा लाइन से, नेट में भी आता है। ठीक है, अगला टॉपिक की बात करेंगे हम लोग आइसोलोबल एनालॉजी, आइसोलोबल स्ट्रक्चर के बारे में। क्या होता है आइसोलोबल स्ट्रक्चर, तो ये होता है रसायन विज्ञान में आइसोलोबल एक ऐसी अवधारणा है जो कार्बनिक और अकार्बनिक अणुओं के ढांचों के बीच संबंध को स्थापित करती है। यह दो आणविक खंडों के सीमांत कक्षकों की संख्या, समरूपता मतलब सिमेट्री, ऊर्जा और उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यदि संख्या समान होगा तो वो क्या होगा, आइसोलोबल उसके लिए कहा जाता है। ठीक है, तो इस अवधारणा के लिए जो रोडोल्फ हाफमैन है, इस वैज्ञानिक के नाम को याद रखिएगा, इसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। किसके लिए, आइसोलोबल स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो इस अवधारणा को सबसे पहले रोडोल्फ हाफमैन द्वारा दिया गया था, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी होते हैं आइसोलोबल स्ट्रक्चर, और नेट में तो इसका फेवरेट है आइसोलोबल, एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, या तो 2 नंबर के में आ गया है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही है, किसमें, CSIR नेट में, है ना, एक क्वेश्चन आता ही है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए, है ना, और इसको बनाने का कोशिश करिए। ठीक, तो हम लोग को इसके लिए क्या है कि जो भी मान लो कि हम लोग को मेटल क्लस्टर दे दिया, या फिर ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क दे दिया, इनऑर्गेनिक फ्रेमवर्क दे दिया, या बोरेन फ्रेमवर्क हो गया, तो सभी का हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और सभी का इलेक्ट्रॉन यदि सेम आ गया तो उसका क्या होता है, आइसोलोबल स्ट्रक्चर होता है। और आइसोलोबल स्ट्रक्चर के लिए हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, दोनों तरफ तीर रहेगा और बीच में ऐसे रहेगा। तो ये क्या है, किसको बताता है, आइसोलोबल को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सभी को समझ में आ रहा है आइसोलोबल को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग का, अगर मान लीजिए आप लोग के पास मेटल कार्बोनिल क्लस्टर दिया हुआ है और उसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना जाता है, 18 आ जाता है। 18 के लिए हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, मेन ग्रुप को कंपेयर करेंगे। तो मेन ग्रुप कंपेयर करेंगे मतलब पी ब्लॉक के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। वहाँ पर आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ सारे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर
किसी कॉम्प्लेक्स का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाता है, 18 आ जाता है। तो उसके लिए हम लोग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लिखते हैं, 8 लिखते हैं। ठीक है, कितना लिखते हैं, 8 लिखते हैं, क्योंकि 18 के लिए 8 होता है, 17 के लिए 7 होता है। मैं इसको पहले से आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ग्रुप को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 18 ग्रुप कौन सा होता है, तो ये इनर्ट गैस ग्रुप होता है। इनर्ट गैस ग्रुप के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। अगर हम ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पर CH4 ये बराबर होता है, CH4 की क्या होता है, इक्वल होता है। तो CH4 के इक्वल कैसे होगा, क्योंकि कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 4, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 4 + 4 तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई कंपाउंड दिया है जो कि ऑक्टाहेड्रल है, MH6 है, तो इसका आइसोलोबल होगा। अगर एग्जाम्पल्स में आप लोगों को BH5 दिया है तो ये भी इसका क्या होगा, आइसोलोबल होगा। उसी प्रकार से अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 मिल गया तो उसके लिए आइसोलोबल क्या हो जाता है, CH3 हो जाता है ना, क्योंकि 17 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। तो इसका आइसोलोबल क्या हो गया, 7 हो गया, है ना। उसी प्रकार से आप लोगों को एक एक करके सारा को लिखना है, याद करना है। मतलब इस टेबल को यदि आप लोगों ने याद कर लिया तो आइसोलोबल वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको क्लियर करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को पहला एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है CO कोबाल्ट, ये 3 दिया है। ठीक है, इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 15। मतलब 15 आ गया क्या, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो 15 आया है इसको हम लोग कंपेयर करेंगे 15 ग्रुप से। मतलब ये किस ग्रुप से कंपेयर होगा, तो नाइट्रोजन फैमिली से। नाइट्रोजन फैमिली से क्या होगा, मैच करेगा, इसलिए नाइट्रोजन फैमिली का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो इसका आइसोलोबल कितना हो जाएगा, तो हम लोग जो भी फ्रेमवर्क दिया रहेगा उससे इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। तो पहला क्वेश्चन जिसे कि ऐसा रहेगा आप लोगों के पास कि CO3 और कोष्टक के बाहर में कितना दे दिया है, माइनस दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, स्टेप 1 में नहीं, पहले तो हम क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे कि मान लीजिए ये आपके लिए क्या है, प्रश्न है, और प्रश्न दिया हुआ है और पूछा गया है का आइसोलोबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक नंबर में दिया है, एक नंबर में दिया है आपका CH4। ठीक है, एक नंबर में क्या दिया है, CH4 दिया है, और दूसरे नंबर में दिया है CH2, तीसरे नंबर में दिया है CH, और चौथा नंबर में दिया है, चौथा नंबर में दिया रहेगा आपका BH3। BH3। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है करेक्ट, चूज द करेक्ट, है ना, कौन सा करेक्ट है। तो इसमें ए नंबर में दिया रहेगा ओनली 1, बी नंबर में दिया रहेगा 2 एंड 4, सी नंबर में दिया रहेगा 1 एंड 2, और डी नंबर में दिया रहेगा 2 एंड 3। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हैं, आप लोग को इसमें बताना है। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। और कैसे हम लोग को बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 फॉलो करेंगे।
ठीक है, स्टेप 1 में क्या ज्ञात करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है किसका, CO और 3 माइनस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है 9, और यहाँ पर CO की संख्या कितना दिया है 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। यहाँ पर एक माइनस चार्ज भी दिया है, तो माइनस का भी हम लोग क्या करते हैं, एक काउंट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे +1, सारे को जोड़ दिए, सारे को जोड़ देते हैं तो हम लोग को कितना इलेक्ट्रॉन मिल गया, 16 इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन। और 16 इलेक्ट्रॉन किससे मैच करेगा, तो ये ऑक्सीजन फैमिली से मैच करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन फैमिली के लिए क्या है, इसका जो भी है 16 इलेक्ट्रॉन मिला है, तो इसका आइसोलोबल क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 16 इलेक्ट्रॉन का आइसोलोबल कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, आइसोलोबल है, आइसोलोबल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग के पास जो भी ऑप्शन है उसको हम लोग चेक करेंगे। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है हम लोग के पास, पहला ऑप्शन में दिया है एक नंबर में CH4 दिया है, तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 4 + 4 करेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया, है ना, इसलिए ये क्या है, सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद दूसरा को चेक करेंगे। दूसरा में दिया है, क्योंकि हम लोग के पास कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो दूसरा का है CH2, तो एक कार्बन का कितना होता है 4, और इसमें 2 हाइड्रोजन है, मतलब कितना हो गए 6, मतलब ये आइसोलोबल होगा, तो ये क्या है, सही है। ठीक, इसके बाद तीसरा को चेक करते हैं। तीसरा में दिया है CH। ठीक है, CH दिया है, तो कार्बन का कितना होता है 4, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो कितना हो गया 5, मतलब ये भी तीसरा नंबर सही नहीं है। चौथा को चेक करते हैं। चौथा में दिया हुआ है BH3। ठीक है, तो एक बोरोन का कितना होता है 3, और उसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 3 + 3 मतलब 6, मतलब ये भी क्या है, आइसोलोबल है। ये भी क्या है, आइसोलोबल है, किसके, 16 इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा सही है और चौथा सही है, तो दूसरा और चौथा किस में दिया है, इसमें, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा 2 और 4। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 सही नहीं है, 2 तो सही है, इसमें भी 2 सही है ना, मतलब ये तो सही है ना, ये तो राइट हम लोग बनाए हैं। ठीक है, ये 1 नंबर वाला गलत है, और यहाँ पर 3 नंबर वाला गलत है, तो आंसर हम लोग के पास आ गया B, 2 और 4। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों से इसका पूछता है, और जल्दी जल्दी में हम लोगों से बहुत ही मिस्टेक हो जाता है, इसलिए इसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोगों को अच्छे से बनाना है और ध्यान से बनाना है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, है ना। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आप लोग के पास, CrCO6 CrCO6 प्लस, पहला क्वेश्चन है, इसका आइसोलोबल आप लोग को बताना है। दूसरा MnCO, और कोष्टक के बाहर है माइनस। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए FeCO4, इसको बनाना है। चौथा क्वेश्चन है आप लोग के लिए NiCO3। पांचवा क्वेश्चन है CO4 माइनस। और छठवां क्वेश्चन है आप लोग के लिए
NiCO2 और कोष्ठक के बाहर रहेगा 2 माइनस। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आप लोग के लिए लिखा हूँ मैं, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। इसका आइसोलेबल बनाना है, और आइसोलेबल किसको बताना है, कार्बन वाला बताना है और बोरोन वाला बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आइसोलेबल चेक करिए। और इसमें ये भी होता है ना कि इसमें मेटल मेटल कॉम्प्लेक्स को के लिए भी कंपेयर करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल्स के को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो पहला एग्जांपल्स हम लोग के पास है CrCO6+। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को पूछा है CrCO6+, ये किसके आइसोलेबल होगा। तो इसका आइसोलेबल मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। इसका 6 होता है, और 6 दूनी 12, 12 और 6 18 हो गया, 18 में घटा दिए तो 17 हो गया। मतलब ये 17 के आइसोलेबल होगा। मतलब ये इसका आइसोलेबल होगा CH3। ठीक है, इसका आइसोलेबल होगा BH4। इसका आइसोलेबल होगा जो 17 इलेक्ट्रॉन बता रहा है वो भी होगा, है ना। इसका आइसोलेबल हो सकता है CO3(2)। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, इसके आइसोलेबल स्ट्रक्चर है। तो इसको आप लोग को क्या करना है, ध्यान देना है। मतलब मेटल को भी आइसोलेबल स्ट्रक्चर वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। इसका आइसोलेबल ये हो गया, क्योंकि इसका कितना होता है 7। इसका भी अगर जोड़ेंगे तो 7 होता है, और इसको भी जोड़ेंगे तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। मतलब 17 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर इनऑर्गेनिक फ्रेमवर्क देखेंगे तो 7, इनऑर्गेनिक फ्रेमवर्क देखेंगे तो 7, और अगर केवल कॉम्प्लेक्स का भी देखना है तो उसके लिए भी हम लोग क्या देखेंगे, 17 इलेक्ट्रॉन देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आइसोलेबल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है। नेट का तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नेट में पूछता भी है और सेट में भी पूछ सकता है ना। तो इसको आप लोग को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस टेबल को याद रखना। इस टेबल को अगर आप याद रख लेते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उसको आप आसानी से बना सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जब बनाते रहेंगे तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि अगर प्लस दिया है उसको ध्यान में देखना है, प्लस को क्या करना है, घटाना होता है। और अगर यदि माइनस दिया हुआ है तो माइनस के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड करना होता है, मतलब जोड़ना होता है इसको। इसको आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होता है। जल्दी फल्दी में हम लोग जोड़ना घटाना भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये लिखा नहीं रहा है, इसके लिए क्या लिख देंगे, 8, है ना, 8। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का आइसोलेबल स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने इस चैप्टर से जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन थे, जितने भी ट्रिकी टॉपिक है, सभी को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि जो भी मैं रूल्स बताया हूँ टेबल्स में, ये सारे रूल्स को आप अच्छे से याद करिए, है ना। क्योंकि ये जो टेबल्स में जो भी रूल्स दिया है ये रूल आप लोगों को याद रहेगा, तभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर करें इसको। जो लोग भी सेट का तैयारी कर रहे हैं, CSR नेट का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ये टॉपिक्स में एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आ ही रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, है ना।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन CSIR नेट में आ ही रहा है और इसमें हम लोग को 4 ही टॉपिक को कवर करना है और चारों टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी होते हैं, ट्रिकी होते हैं। ठीक है, तो मैंने जो भी बताया इस वीडियो में उसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और जो भी समझ में नहीं आता है उसको कमेंट में बताइए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं कुछ वीडियो डालते रहूँगा, इसलिए आप लोग क्या करिए कि इसका जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आता है आप लोगों को सीधे मिल जाए। और मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा वो एकदम मतलब एग्ज़ाम ओरिएंट रहेगा, मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड ही रहेगा और उससे क्वेश्चन हमेशा आते ही, ऐसा ही क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, वीडियो बना के आप लोगों के पास प्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू तब तक के लिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई पढ़ना चाहता है तो उसको आप बता दीजिए कि हम लोग का जो सेंटर है SK सर्कस एकेडमी के नाम से चल रहा है, जिसमें हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करते हैं। तो इसके बारे में भी आप अपने दोस्तों लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि वो पढ़ना चाहते हैं तो हमसे आके तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।